आज हम कर रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये एंटिटी कॉन्सेप्ट है क्या, तो देखिए हम थोड़ा सा यहां चलते हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, ये जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने बोला था ये जो ऑनर होता है बिजनेस का, जिसको हम बिजनेसमैन बोल सकते हैं, अकाउंटिंग पर्पज से ये जो बिजनेसमैन है या जो ऑनर है या एंटरप्रेन्योर है या उद्यमी है या व्यापारी है, ये और इसका व्यापार यानी कि इसका बिजनेस, बोथ आर क्या होते हैं, सेपरेट। बोथ आर, ये बताया था ना मैंने, वो यही कॉन्सेप्ट है, बोथ आर सेपरेट। ये दोनों क्या है, पृथक है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है। इसकी अकाउंटिंग अलग होगी, इसकी अकाउंटिंग अलग होगी। अगर हमको अकाउंटेंट अपॉइंट किया जाता है बिजनेस के लिए तो हमको ओनली बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे। अगर हमको अकाउंटेंट अपॉइंट किया जाता है इसके लिए तो हम इसकी पर्सनल अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन अपन अधिकतर जो हमारे सिलेबस के अंदर होता है, हम इसकी अकाउंटिंग नहीं करते हैं, हम किसकी करते हैं, बिजनेस की, व्यापार काम लेखा करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, उसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम के, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर, और उसके बाद में हम उसमें फिर जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट वगैरह बनाते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं। ओके, तो हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस की। ओके, बोथ आर सेपरेट, ये हमें कौन बताता है, ये बताता है एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, हिंदी में बोलते हैं पृथक, इसको हिंदी में बोलते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये व्यापार और व्यापारी दोनों अलग है अकाउंटिंग पर्पज से, लेखांकन के उद्देश्य से, ताकि बिजनेस के एकदम करेक्ट प्रॉफिट और बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग सके, उसकी वित्तीय स्थिति का पता लग सके। ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो बिजनेसमैन होता है, ये बिजनेस के अंदर क्या लगाता है, आपको पता है क्या लगाता होगा, ये लगाता है इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी, है ना। इसीलिए जब ये बिजनेस अपनी बैलेंस शीट बनाता है, अपनी क्या बनाता है, बैलेंस शीट, जब अपनी बैलेंस शीट बनाता है तो बैलेंस शीट में वो जो कैपिटल है उसको कहां दिखाता है, लायबिलिटी साइड में। क्यों लायबिलिटी साइड में क्यों दिखाता है, क्योंकि इसने जो पैसा लगाया है वो इस बिजनेस के लिए एक दायित्व है, एक लायबिलिटी है, क्योंकि ये बिजनेस का पैसा नहीं है, उसका है। अकाउंटिंग के पर्पज से, लेखांकन के उद्देश्य से अकाउंटिंग सही से करनी है तो ये मानना पड़ेगा, तभी हम अकाउंटिंग जब करते हैं तो जो कैपिटल उसने बंदे ने लगाई है, इन्वेस्टमेंट करा इस बिजनेस के अंदर, उसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ये क्यों हो पाता है, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ऐसा करने के लिए कहता है। और जब ये बंदा यहां से कुछ निकालता है, जिसको हम पर्सनल यूज बोलते हैं, पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ निकाल के लेके चला गया व्यापार के लिए, व्यापार से कुछ निकाल के ले गया, पैसा निकाल के ले गया पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत उपयोग हेतु, या कोई गुड्स ले गया, माल ले गया, कोई संपत्ति ले गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। और जब भी बंदा ये ड्राइंग करता है ना, तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है ड्राइंग, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं कैपिटल में से क्या, ड्राइंग, क्योंकि उसकी पूंजी कम करो भैया, ऐसे कैसे निकाल के लेके गया, है ना। तो ये हमें कौन बताता है ऐसा करने के लिए, ये हमें बताता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। यस, आइए हम वापस चलते हैं हमारे पीडीएफ पर। सो ये था आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा, इसको हिंदी में लिखा दिया है आपको, ठीक है। ओके, अब देखिए आगे, अब जो यहां समझाया गया है ना वो ये एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट द एंटरप्राइजेज इज सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम ओनर, इट्स ओनर, जो उसका स्वामी है उससे जो एंटरप्राइजेज हैं वो एक सेपरेट आइडेंटिटी रखती है, पृथक पहचान रखती है। अकाउंटेंट शुड ट्रीट अ बिजनेस एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओनर, एक अकाउंटेंट को व्यापारी को व्यापार से अलग और व्यापार को व्यापारी से अलग मानना चाहिए। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑफ द बिजनेस बुक ऑफ अकाउंट्स, बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस की बुक्स में यानी कि व्यापार की पुस्तकों में लिखे जाते हैं। एंड ओनर्स ट्रांजैक्शन इन हिज पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ओनर जो भी ट्रांजैक्शन करता है वो उसकी पर्सनल बुक में हम लिखते हैं। ओके, इसके बाद एक एग्जांपल दिया है, वो एग्जांपल मैंने आपको अभी समझा दिया है ना। जो कैपिटल होती है वो इसलिए लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, देखिए, और ड्राइंग करता है तो उसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या आता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है देखना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापन अवधारणा, ये भी हम कर चुके हैं डेफिनेशन के अंदर। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट,
एक बिजनेस के अंदर कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे कर्मचारी बहुत लॉयल हैं, या हमारे कर्मचारी बहुत होशियार हैं, ऐसे, या हमारे कर्मचारी के पास में बहुत ज्यादा नॉलेज है, ऐसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं क्या? नहीं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो है क्वालिटी में बड़ा सुपीरियर है, क्या ये ट्रांजैक्शन हुआ कोई? इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम बिजनेस के अंदर उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको मनी में मेजर किया जा सकता हो, मुद्रा में मापा जा सकता हो। केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, उनका लेखा करते हैं, उनको पहचानते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं। ये कहां से आया? डेफिनेशन में तो हमने पढ़ा कि जो मनी में मेजर किए जा सकते हैं उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। पहले आइडेंटिफाई करो फिर रिकॉर्ड करो। लेकिन ये आया कहां से? ये चीज कहां से आई डेफिनेशन के अंदर? इस कॉन्सेप्ट से आई, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट only the transaction which can be measured in term of money are recorded। वो ट्रांजैक्शन, वो व्यवहार जो एक व्यापार में होते हैं, एक बिजनेस में होते हैं, जिनको पैसों में, मनी में मेजर किया जा सकता हो, उन्हें ही रिकॉर्ड करना होता है। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स। वो सारे ट्रांजैक्शन, वो सारी घटनाएं जिनको पैसों में नहीं मापा जा सकता, मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, उसको रिकॉर्ड नहीं करना होता है। ओके, इसने आगे वो एम्प्लॉइज वाला एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो जो भी मैं बताता हूं ना, सब लिखा हुआ है, वही बता रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं बताता हूं। हाँ, कोई नॉर्मल एग्जांपल हो सकता है, बाकी मैं जो कॉन्सेप्ट होता है उससे ज्यादा भटकता नहीं हूं और बच्चों को भी नहीं भटकाता हूं। आगे देखिए, ताकि जो मेरे एग्जांपल्स हैं वो बच्चे एग्जाम में लिख पाए। बिल्कुल जो भी एग्जांपल देता हूं उसको आप लिख सकते हैं। पीरियडिकल कॉन्सेप्ट यानी कि अवधि, अवधारणा, ऐसा कुछ है ये, अवधारणा हिंदी में ऐसा कुछ बोलते हैं। ये बोलते हैं कि जो अकाउंटिंग की जाती है ना, वो कितने टाइम के लिए की जाती है, उसका एक फिक्स टाइम होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आज पूरे दिन में कितनी सेल हुई, सारे खर्चे लेस कर दो, फिर आज प्रॉफिट कितना हुआ, फिर कल प्रॉफिट कितना हुआ, ऐसा नहीं। एक पीरियड, एक अवधि की अकाउंटिंग की जाती है। लेखा एक अवधि का किया जाता है। पहले सारे ट्रांजैक्शन रोज रोज रिकॉर्ड करते जाओ, बाद में एक साथ उसके फाइनल अकाउंट बना के पता किया जाता है कि पिछले 3 महीने में या 6 महीने में या 12 महीने में हमें कितना प्रॉफिट वगैरह हुआ। उसको पीरियडिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ओके, अधिकतर कंपनी 3 महीने के जो है अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है, क्वार्टरली। 3 महीने के एक बार, 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 इसको क्वार्टरली बोलते हैं, त्रैमासिक। 3 महीने में एक बार बनाए। जैसे हमारा ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल मई जून, अप्रैल में ईयर स्टार्ट हुआ है ना, आपको पता ही है हमारा जो वित्त वर्ष होता है, फाइनेंशियल होता है, वो अप्रैल से मार्च चलता है। अप्रैल से मार्च कैसे? फॉर एग्जांपल के लिए 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2021 को ईयर स्टार्ट हुआ, तो वो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022 को। ऐसे चलता है। तो अब मान लेते हैं एक फर्स्ट क्वार्टर हमारा क्या हो जाएगा? अप्रैल टू, अप्रैल मई जून, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। इसको एक क्वार्टर बोलते हैं, अप्रैल से जून। फिर जुलाई से अगस्त, जून जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, सॉरी, जुलाई से सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फिर जनवरी से मार्च। ये पता है कितने कितने महीने हो रहे हैं? ये सब हो रहे हैं 3-3 महीने, 3 3 3 3, तो 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, तो टोटल ये 12 महीने की अकाउंटिंग हो जाती है। तो कुछ कंपनियां ऐसे भी करते हैं, लेकिन हमारा अधिकतर जो पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है। जितने भी छोटे मोटे कंपनी जैसे करती है क्वार्टरली, बाकी छोटे मोटे जितने भी व्यापार है वो हम 1 साल की अकाउंटिंग करते हैं। इसको पीरियडिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसी पीरियड से रिलेटेड सारी रेवेन्यू लेनी होती है, यानी कि सेल्स, बिक्री, आय, इनकम लेनी होती है, और इसी पीरियड से रिलेटेड उसमें से खर्चे लेस करने होते हैं। ये हो गया आपका पीरियडिकल कॉन्सेप्ट। इससे क्या होता है कि तुलना करना आसान होता है, जो खर्चे लिए उससे रिलेटेड एक्सपेंस लेते हैं, तो हिसाब किताब बढ़िया आता है, एकदम करेक्ट आता है, फेयर व्यू दिखता है ना, उचित जो है, ट्रू, ट्रू यानी कि सत्यता सामने आ जाती है, ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट बताया क्या कहते हैं? उपार्जन अवधारणा, इसको बोलते हैं उपार्जन अवधारणा। क्या बोलते हैं? उपार्जन अवधारणा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। मतलब हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना, वो कैश बेसिस पे नहीं करते हैं, हम ड्यू बेसिस पे करते हैं। आपने एक चैप्टर सुना होगा एनपीओ, उसके अंदर ये बहुत कॉन्सेप्ट काम आता है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वैसे अकाउंटिंग जो हम करते हैं ना, केवल एनपीओ ही नहीं, चाहे जनरल एंट्री बना रहे हैं, लेजर कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, कंपनी अकाउंट कर रहे हैं, है ना, कंसाइनमेंट कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, एनपीओ कर रहे हैं, जो भी हम चैप्टर्स करते हैं, जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं, उसमें यही कॉन्सेप्ट काम आता है। हम कैश बेसिस अकाउंटिंग नहीं करते, हम ड्यू बेसिस करते हैं। नकद के आधार पर लेखांकन नहीं करते, हम देय आधार पर करते हैं। मतलब अगर कोई खर्चा हो गया है तो चाहे आपने उसका पेमेंट किया नहीं किया, लेकिन वो खर्चा उस पीरियड के अंदर दिखाया जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपने जो
आपका जो बिजनेस है जहां पर उसका इलेक्ट्रिसिटी का रेंट 1 साल का आ गया है, आपको पता है कि 1 साल का बिल ये है, लेकिन आपने अभी तक भरा नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, भले इलेक्ट्रिसिटी रेंट आपने पे नहीं किया है, लेकिन वो खर्चा हो गया है ना, हाँ, तो उसको दिखाया जाएगा। सैलरी ड्यू हो गई है, भले पे करी नहीं करी उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने एडवांस में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया तो उस खर्चे को नहीं दिखा सकते, क्योंकि अभी तक बिल आया ही नहीं है, मतलब उसने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी नहीं है। एडवांस में सैलरी पे कर दी, अभी बंदे ने काम ही नहीं किया आपका, तो कैश के ऊपर हम नहीं चलते हैं, हम चलते हैं ड्यू बेसिस पे। अगर कोई खर्चा हो गया है, चाहे उसका पेमेंट हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, उसको रिकॉर्ड करेगी। कोई इनकम कमा ली है तो चाहे प्राप्त हुई या नहीं हुई है, रिसीव्ड और नॉट, उससे कोई मतलब नहीं है, कमा लिया है ना, अर्निंग हो गई है ना, बस उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ओके, यही लिखा हुआ है ये पर देखिए, अंडर एक्रूअल कॉन्सेप्ट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्चेंटल बेसिस व्हेन दे आर अकर, जब वो घटना हो जाती है, चाहे कमाई की हो चाहे खर्चे की हो, उसको रिकॉर्ड करेंगे। एंड नॉट एज कैश और कैश इक्विवेलेंट इन रिसीव्ड और पेड, उससे कैश से उसको तुलना नहीं करना है कि वो कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे उधार सेल कर दी, उधार सेल का मतलब क्या, अभी तक पैसा आया नहीं है, उसी को उधार सेल बोलते हैं, लेकिन उसको हम सेल नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे ना, चाहे पैसा बाद में मिलेगा लेकिन रिकॉर्ड तो करेंगे ना सेल्स को। हाँ जी, ओके, ठीक है, ताकि ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल व्यू हमको पता चल सके। नेक्स्ट आता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये बहुत अच्छा है, इसको समझना। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान की अवधारणा हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान की अवधारणा। ये ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीप है, अगर कुछ बच्चे समझ पाए, ये है, इसके आगे 1-2 कॉन्सेप्ट आएंगे, वो मतलब है सिंपल, लेकिन उसकी थोड़ी सी गहराई भी होती है उसके अंदर, ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर, है ना। अब देखो कैसे, मतलब दूर से देखते हैं तो सिंपल सिंपल लगता है, लेकिन थोड़ा सा अगर उसके बारे में हम सोचते हैं ना, तो वास्तव में कुछ और भी वो चीजें हमें कह रहा है, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इन दिस कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंसेस मैच विथ रेवेन्यू, बस यही वर्ड, सारे एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ मैच किया जाता है। सारे एक्सपेंसेस को किसके साथ मैच किया जाता है, रेवेन्यू के साथ। यानी कि हम केवल वही खर्चे लेते हैं जिसकी वजह से हमने इनकम कमाई है, जिसकी वजह से हमारी बिक्री हुई है। सेल्स करने में आपको ओनली सेलिंग एक्सपेंस मतलब नहीं है यहां पर, यानी कि वे खर्चे जो उस कमाई को करने से संबंधित है वो सारे खर्चे हम लेते हैं। वे खर्चे जो उस कमाई को करने से संबंधित नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे, इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। वो सारी इनकम ले लो जो आपको हुई है और उससे रिलेटेड सारे खर्चे ले लो। ओके, तो एक तो ड्यू बेसिस हो गया, दूसरा मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया। ड्यू बेसिस में तो क्या है, बस कमा लिया हो खर्चा हो गया वो लिखना है, लेकिन कमा लिया और खर्चा हो गया कौन सा, करंट ईयर का। तो करंट ईयर में जो इनकम हुई है उससे रिलेटेड हम खर्चे लिखेंगे। देखो यहां पर ऑफ दैट पीरियड मतलब वो लेखांकन अवधि देखेंगे, ओनली बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक व्यापार के, एक संगठन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, यानी कि उसके फाइनल अकाउंट है, जो उसके वित्तीय विवरण है, ऑफ एनी रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड देन एक्सपेंस रिलेटेड टू अर्न दैट रेवेन्यू शुड बी आल्सो रिकॉग्नाइज्ड। यानी कि आपने एक पीरियड की कोई रेवेन्यू ली, कोई आय ली, तो उस आय से रिलेटेड ही खर्चे लिखने हैं आपको। ओके, एक एग्जांपल यहां पर दिया है, बढ़िया शानदार एग्जांपल है, आप इसको देखना, मैं इसको समझाता हूं आपको। देखिए ये एग्जांपल बड़ा अच्छा है, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, मिस्टर पी स्टार्टेड अ क्लॉथ बिजनेस, मतलब कपड़े का व्यापार स्टार्ट कर रहा है। ही परचेज 10,000 पिक्स ऑफ गारमेंट्स एज ₹100 पर पीस, मतलब उसने 10,000 पीस खरीदे हैं गारमेंट्स के, और एक कितने का है, 100 रुपए का, तो ये कितने हो गए, 10 लाख रुपए का खर्चा हो गया, क्या परचेज कॉस्ट है। ओके, एंड सोल्ड 8,000 पिक्स फॉर 150 पर पीस ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन बिक्री कितनी हुई, रेवेन्यू यानी कि सेल्स, वो कितनी हुई, 8,000 इंटू 150, 8,000 इंटू 150, तो 8,000 इंटू 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 लाख रुपए। तो सेल्स कितनी हुई, 12 लाख रुपए की, लेकिन यहां पर बेचा कितनी क्वांटिटी है, 8,000 क्वांटिटी बेची है, 10,000 पूरी नहीं बेची है, पूरी 10,000 नहीं बेची, हमने केवल कितने बेचे, 8,000। हमने परचेज कितने किए थे, 10,000 पीस कपड़े के, 10,000 टुकड़े परचेज किए, लेकिन बेचे कितने, केवल 8,000। 10,000 में एक कितने का था, 100 का, यहां पर सेलिंग प्राइस कितनी है, 150, क्योंकि 50 रुपए हमारा प्रॉफिट है, सिंपल सी बात है। लेकिन मेन मुद्दा वो नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि 10,000 टुकड़े नहीं बेचे हैं, 10,000 क्लोथ नहीं बेचे हैं, 8,000 बेचे हैं। ओके, 2,000 अभी हमारे पास पड़े हैं, तो रेवेन्यू कितनी हुई, 8,000 पे हुई है ना, 8,000 टुकड़ों पे हुई ना, तो 8,000 जो क्लोथ्स हैं उससे रिलेटेड ही खर्चे लेंगे, पूरे 10,000 के खर्चे नहीं ले लेंगे हम। देखो यहां पर जैसे ये एक्सपेंसेस में जो ये परचेज प्राइस है वो पूरी
10 लाख नहीं लेंगे हम, कितनी लेंगे 8 लाख, क्योंकि हम बेच कितना रहे हैं 8,000, तो 8,000 इंटू 100 करेंगे, इसीलिए 8 लाख रुपए ही लेंगे हम। हाँ 100 रेंट हुआ है यहाँ पर 3,000 रुपए पर मंथ, 11 महीने का पे कर दिया, 1 महीने का बाकी है, लेकिन मैंने बोला ना पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, टोटल 12 महीने का रेंट कितना है 3,000 इंटू 12, तो वो 36,000 हम लेंगे पूरा। अगर आप परचेज कॉस्ट यहां 10 लाख ले लेते हैं तो वो मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं होगा फिर, और हम वास्तव में ऐसा करते हैं बट अनजाने में करते हैं, मैं पता नहीं चलता। आइए मैं आज आपको क्लियर करूंगा। तो 8,36,000, तो 12 लाख में से 8,36 चले गए तो पीछे कितने बच गए 3,64,000, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया प्रॉफिट। अब आप बोलेंगे सर हम तो ऐसा करते नहीं है, हम तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो है परचेज तो पूरी लिखते हैं। बेटा लिखते हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक भी होता है और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। यस, इधर ओपनिंग स्टॉक भी होता है, उधर क्लोजिंग भी होता है, जिसकी वजह से वो एडजस्ट होके कि मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाता है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ना लिखे ना, तो फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट कभी भी अप्लाई नहीं होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में जो लिखा जाता है वो इसीलिए लिखा जाता है ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाए कि जितना स्टॉक बेचा है केवल उससे रिलेटेड ही खर्चे लिखे, तो वो ऑटोमेटिकली जो है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अमाउंट चला जाता है और आपकी परचेज कॉस्ट कम हो जाती है। डेबिट में आप लिखेंगे 10 लाख और क्रेडिट में लिखेंगे जो नहीं बिका, नहीं कितना बिका 2 लाख का, तो 10 में से 2 चले गए तो कितना खर्चा हुआ 8 का ही हुआ ना। ऐसे देखो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, यहां आपने 2 परचेज लिखी 10 लाख की, इधर क्लोजिंग स्टॉक भी तो लिखोगे 2 लाख का, तो इधर डेबिट में 10 लिखे क्रेडिट में 2 लिखे, तो ऑटोमेटिकली इतने तो 8 ही आए ना। तो वो मैचिंग कॉन्सेप्ट हर जगह काम आता है। मैंने बोला ना जाने अनजाने हम इसको यूज करते हैं। ओके ठीक है, तो ये था मैचिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि जो रेवेन्यू है उससे रिलेटेड ही खर्चे लिखने हैं। ओके ठीक, वेरी गुड। चलिए एक बार थम्स अप भेज सकते हैं आप लोग, तब तक मैं आगे चलता हूं फिर प्लीज। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब सतत, गोइंग मतलब सतत, अवधारणा ऐसा कुछ नाम है इसका, हिंदी में देख लेना, निरंतर चलने की अवधारणा या सतत अवधारणा। ये कहती है कि हम जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी देखो, ये मैंने बोला ना नॉर्मल चीजें हैं, ये जो ट्रेडिशनली यूज हुई है उसी के बेस पे कॉन्सेप्ट बताया जाता है। जो कन्वेंशंस है, जो ट्रेडिशंस है, वो हमें क्या बोलती है, वो हमें ये बोलती है कि भाई कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो क्या कल बंद करने के लिए स्टार्ट कर रहा है या परसों या 1 साल बाद में। कोई भी बंदा जो जोश से भरा हुआ बोल रहा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कोई उसके जाके पूछो बंद कब करेगा तो वो गुस्सा हो जाएगा, बंद कब करेगा, बंद क्यों करूंगा, चलाऊंगा इसको, बस। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यानी कि व्यापार जो स्टार्ट हुआ है वो निरंतर चलेगा, कई सालों तक चलेगा, उसको बंद करने के लिए स्टार्ट नहीं किया है, उसको चलाने के लिए स्टार्ट किया है। तो वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में बोलता है कि कोई भी व्यापार स्टार्ट होता है तो वो कंटिन्यू ऑपरेट होता है, मतलब निरंतर चलता रहेगा वो। ओके नेक्स्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब लागत की अवधारणा, लागत अवधारणा। ये बोलती है बाय दिस कॉन्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एन एसेट, यहां पर एसेट की बात चल रही है, जो भी हम संपत्ति खरीदते हैं, बिल्डिंग लैंड वगैरह, फर्नीचर प्लांट मशीनरी, उसको खरीदने के बाद हम क्या करते हैं बिजनेस के अंदर उसको यूज करते हैं, बेचते नहीं, उसी को एसेट बोलते हैं। तो जो भी एसेट खरीदते हैं डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐतिहासिक लागत, ऐतिहासिक लागत मतलब उसको हम बुक्स में दिखाते हैं ना, तो किस कॉस्ट पे दिखाते हैं, किस कॉस्ट पे दिखाते हैं, जिस कॉस्ट पे हमने उसको खरीदा है, परचेज कॉस्ट और कुछ खर्चे जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है एक तरीके का। अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं तो पूंजीगत खर्चा होता है, तो वो जो एसेट जितने में खरीदी है उसी कॉस्ट पे हम उसको क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं। अब बाद में कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह लगाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड तो उसी कॉस्ट पे किया जाता है। जैसे लैंड है, आज से 20 साल पहले जिस प्राइस पे खरीदी थी उसी पे वो दिखती रहती है। अब कोई बोले सर 20 साल पहले जो लैंड खरीदी थी वो 1 लाख रुपए की थी, अभी 1 करोड़ की हो गई है, तो क्या 1 करोड़ दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार हिस्टोरिकल कॉस्ट भी दिखाना पड़ेगा। हाँ आप 1 करोड़ में दिखा सकते हैं, पता है कब, जब आपको वो 1 करोड़ रियलाइज हो जाएंगे। रियलाइज कब होंगे, जब आप उस लैंड को बेचोगे, तो जब तक नहीं बेचते तब तक आप उसको ऐसे ही दिखाएंगे। ओके ये हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वसूली अवधारणा, वसूली भाई है ये, वसूली अवधारणा। ये क्या है, इट क्लोजली फॉलो द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करती है। एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट इज बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइज इट। मैंने बोला ना अभी, जो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है कि आपने कोई भाई 20 साल पहले कोई लैंड खरीदी 1 लाख रुपए के अंदर,
अभी वो 1 करोड़ की हो गई है, बट हम 1 करोड़ नहीं दिखाएंगे। कब दिखाएंगे? जब वो 1 करोड़ प्राप्त हो जाएंगे। और वो रियलाइज कब होंगे? जब बेचेंगे। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इसको ही बोलते हैं। जब वो चीज वसूल हो जाएगी तब उसको हम जरूर दिखाएंगे, तब तक नहीं दिखाएंगे। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली या अवधारणा, ये लुकास पैसियो वाली, कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है ना। जो बुक कीपिंग करते हैं, बुक कीपिंग का मतलब क्या हो गया? जर्नल और लेजर जो हम तैयार करते हैं ना वो बुक कीपिंग के अंदर आती है। ओके, यानी कि पुस्त पालन, वो पुस्त पालन के अंदर आती है बुक कीपिंग। तो एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज 2 एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। हम दोनों को रिकॉर्ड करते हैं।